चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे व्हीटस्टोन सेतु के प्रश्न। कल हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज विधि पढ़े थे कि व्हीटस्टोन ब्रिज विधि में 5 संधारित्र होते हैं, जिनमें से 4 संधारित्रों को मिलाकर एक समचतुर्भुज की आकृति प्रदान किया गया होता है और 5वें संधारित्र को उसके विकर्ण में रखा जाता है, पहले विकर्ण या किसी दूसरे विकर्ण में। ठीक, आज हम लोग विद्यार्थियों से प्रश्न करेंगे। चलिए क्वेश्चन लिखिए, लिखिए प्रश्न को। चित्र को देखकर ए और बी के बीच, चित्र को देखकर ए और बी के बीच समतुल्य धारिता ज्ञात करें। ए और बी के बीच समतुल्य धारिता ज्ञात करें। लिख चुके? चलिए मेरे साथ प्रश्न को लिखिएगा। प्रश्न ये, फिगर है, ये बी बिंदु है, ये ए बिंदु है, ये दिया है 10 माइक्रोफैराड, ये दिया है 20 माइक्रोफैराड, ये 15 माइक्रोफैराड, 15 नहीं कीजिए उसको 30 माइक्रोफैराड लिखिए, इसको 15 माइक्रोफैराड, ये 10 माइक्रोफैराड, ऐसा है। देखिए बोर्ड पर यही प्रश्न है। तो इसमें कितने संधारित्र है? सबसे पहले हम देखेंगे कितने संधारित्र है। 1 2 3 4 और 5 है ना। अब 5 संधारित्र है, इसका मतलब, और इसमें से 4 को मिलाकर एक समचतुर्भुज की आकृति प्रदान किया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि ये व्हीटस्टोन सेतु से बनाया जा सकता है। अब उस विधि से बनेगा कि नहीं बनेगा, ये डिपेंड करेगा कंडीशन पे। जो हम लोगों ने कंडीशन कल हम लोगों ने सीखा था कि जो तिरछा तिरछी गुना करने पर बराबर हो जा रहा था, क्या हो जा रहा था? बराबर हो जा रहा था। तो उस स्थिति में हम व्हीटस्टोन ब्रिज विधि अप्लाई करेंगे। अगर बराबर नहीं होगा, अगर बराबर, तब ये विधि अप्लाई नहीं होगा। तो सबसे पहले तो चेक करना पड़ेगा कि वो बराबर है कि नहीं है। देखिए पहले इसमें इससे गुणा कीजिए, इसमें ऐसे तिरछा तिरछी गुणा करेंगे, फिर इसमें इससे करेंगे, गुणा कीजिए। तो 10 गुने 30 लिखेंगे कि चूंकि 10 गुने 30 बराबर में 300 माइक्रोफैराड, ये ना रहा है, ये वाला आ रहा है 300 आ रहा है। अच्छा अब देखिए पुनः लिखेंगे, अब इसमें इससे गुणा करेंगे 15 में 20 से, 15 गुने 20 बराबर में फिर कितना होगा? 300। इसका मतलब कि दोनों इक्वल है। दोनों क्या है? जब इक्वल है तो इस स्थिति में हम इस 10 माइक्रोफैराड को क्या करेंगे? हटा देंगे। क्या कर देंगे? हटा देंगे। कल वाला जो प्रश्न किए थे, कल वाला जो प्रश्न हम लोगों ने किया था, वो लघु पठन विधि वाला जो 5 संधारित्र था, उस संधारित्र, उस सवाल को इस मेथड से भी किया जाता है। समझ रहे हैं ना? उस सवाल को इस मेथड व्हीटस्टोन ब्रिज विधि से भी किया जाता है। कई मेथड है सवाल बनाने का। देखिए तो ये दोनों बराबर हो गया, इसका मतलब 10 माइक्रोफैराड के इसमें कोई काज नहीं है। अब कुछ फिगर इसी प्रकार से होगा, इसीलिए अब फिगर ऐसा हो जाएगा। ऐसा हो जाएगा फिगर। ये वाला बी बिंदु है और ये वाला ए बिंदु, ये वाला ए बिंदु। अब इसको बोलते हैं कि ये 10 माइक्रोफैराड है, ये 20 माइक्रोफैराड है, और ये विद्यार्थी 30 माइक्रोफैराड है, और ये वाला 15 माइक्रोफैराड है। अब क्या करेंगे? याद कीजिए कल का क्लास, इन दोनों को ऐसे यहाँ से ऐसे कट करते हैं, ऐसे जब छोड़ा के ऐसे ऐसे खींचेंगे तो ये 10 माइक्रोफैराड और ये 20 माइक्रोफैराड वाला ये एक ही लाइन में होगा। किस लाइन में होगा? जब एक ही लाइन में होगा इसका मतलब कि श्रेणी क्रम होगा। तो इन दोनों को पहले श्रेणी क्रम में हल करेंगे, एक में बदल जाएगा। उसके बाद फिर अगर इसको यहाँ से कट करते हैं, इसको यहाँ से कट करते हैं,
इसको पकड़ के ऐसे खींचते हैं, इसको पकड़ के ऐसे खींचते हैं, तो फिर ये 15 और 30 वाला दोनों एक ही लाइन में आ जाएगा। इसका मतलब कि ये दोनों भी श्रेणीक्रम हो जाएंगे, ये दोनों भी किस क्रम हो जाएंगे, श्रेणीक्रम हो जाएंगे। तो इसका मतलब कि पहले इन दोनों को भी श्रेणीक्रम में हल करना पड़ेगा, फिर एक में बदलेगा, और तब ये वाला नीचे आएगा और ये वाला ऊपर आएगा, तब दोनों समांतर क्रम हो जाएंगे, तब दोनों किस क्रम में, समांतर। समझ में आ गया? इतना बनाइए, फिगर बनाकर फिर बताते हैं। चलिए इतना बना चुके हैं ना, आइए समझें इसको। अब देखिए ये वाला किस क्रम में हो जाएगा, ये 10 और 20 वाला, ये दोनों श्रेणी क्रम होंगे, फिर उसके बाद ये वाला दोनों श्रेणी क्रम होगा। इसको हल करते हैं, देखिए कैसे। देखिए ध्यान दीजिएगा, देखिए ये दोनों जब एक में बदलेगा तो कुछ ऐसा, ये कुछ इस प्रकार से है, ये बी बिंदु है और ये वाला बी बिंदु है। इसको जब हल करेंगे तो दो श्रेणी क्रम है ना, तो श्रेणी क्रम में डायरेक्ट सूत्र कितना होता है, C1 गुणे C2 बटा C1 प्लस क्या याद है ना, याद कीजिए, ठीक है। तो लिखेंगे इसको C1 के जगह 10 इंटू में C2 के जगह पर 20 और बटा में 10 और 20 30, ये ना होगा। अच्छा इसको हल करेंगे तब 15 गुने 30 बटा में 45 बटा में, इसको हल कीजिए ना, 15 3 45 और ये 10 और ये देखिए तो 3, इसका मतलब 20 बटा 3 होगा। अब ये दोनों किस क्रम हो जाएंगे, समांतर हो जाएंगे ना। अब इसको डायरेक्ट हल करेंगे ना, डायरेक्ट जोड़ देंगे, डायरेक्ट क्या करेंगे, जोड़ देंगे। देखिए कैसे हो जाएगा, इसलिए लिखेंगे CAB बराबर, लिखेंगे C1 प्लस C1 प्लस C1 प्लस C2 किस क्रम के लिए लिखते हैं, समांतर क्रम, इस क्रम के लिए समांतर क्रम। तो C1 का वैल्यू है 20 बटा 3 और प्लस C2 का वैल्यू कितना 10, ये हो जाएगा आपको लगता है 20 और 30 50 बटा में कितना 3 माइक्रो। क्या इतना समझ में आया, बोलिए आगे सुनिए। चलिए चलिए इसको लिख चुके हैं ना, अगला प्रश्न एक और फिगर समझ लीजिए, थोड़ा फिगर उस रूप में ना देकर दूसरे रूप में दे देगा तभी समझना है। जैसे 2 नंबर प्रश्न कर लीजिएगा। ये प्रश्न कुछ इस प्रकार से देखिए, ऐसे दिया है, ऐसे दिया है और ये फिगर ऐसे ऐसे, और ये कह रहा है कि ये बिंदु है और ये वाला बिंदु, ये कह रहा है कि 5 माइक्रोफैराड है, ये 10 माइक्रोफैराड है और ये 20 माइक्रोफैराड है और ये भी 10 माइक्रोफैराड है और ये 16 माइक्रोफैराड है। ऐसा प्रश्न था ये दूसरा नंबर प्रश्न। तो इसमें भी कितने संधारित्र, 5। कितने संधारित्र है, 5। जब भी 5 का केस आएगा बंद परिपथ में, बंद डायग्राम में, कहीं से पता नहीं चलेगा कि खुला है, और आयत में हो, वर्ग में हो, चतुर्भुज में हो, समांतर चतुर्भुज, समझा है। तो इस स्थिति में 5 जब भी आएगा तो हम व्हीटस्टोन ब्रिज विधि पर सोचेंगे कि क्या ब्रिज विधि अप्लाई होगा कि नहीं होगा, समझ रहे हैं। इस तरह का प्रश्न ऑब्जेक्टिव में भी आता है। तो सबसे पहले वही काम कि ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब तिरछा तिरछी गुणा करना है, इन दोनों में गुणा कीजिए। ये देखिए तो 20 5 100, ये भी 20 5 100 बराबर हो रहा है ना, इसका मतलब हम इसको नेगलेक्ट करेंगे, समझ में आ रहा है। चलिए तो अब फिगर कैसा होगा, आप देखिए अब फिगर कुछ ऐसा हो जाएगा। अब फिगर कुछ ऐसा हो जाएगा, ये बी बिंदु है, ये बी बिंदु,
ये हो जाएगा 5 माइक्रोफैराड और ये हो जाएगा 10 माइक्रोफैराड और ये हो जाएगा 20 माइक्रोफैराड और ये हो जाएगा 10 माइक्रो, होगा ना। अब ये दोनों श्रेणी में होगा। तो अब कुछ फिगर इस रूप का होगा, देखिए ये बी बिंदु होगा और ये वाला ए बिंदु होगा, ये 20 माइक्रोफैराड था। अब देखिए इसको हल किए, दोनों श्रेणी में है ना, तो श्रेणी में है तो इन दोनों के लिए C1 गुणे C2 बटा C1 प्लस C2। C1 की जगह है 5 इंटू C2 की जगह है 10 और बटा में 5 प्लस 10 15 होगा। इसके लिए होगा 10 गुणे 20, 10 गुणे 20 और बटा में होगा 10 20 30 10 होगा। ये देखिए कट जाएगा, ये 3 बार और ये वाला भी कटेगा, 0 से 0 कट जाएगा। यहाँ बचेगा 10 बटा 3, इसके लिए 10 बटा 3 और इसके लिए 20 बटा 3, ये होगा ना। तो उस स्थिति में अब इसीलिए लिखेंगे CAB बराबर कितना, बराबर CAB बराबर C1 प्लस C2, C1 प्लस C1 का वैल्यू होगा 10 बटा 3 प्लस में ये 20 बटा 3। इसका मतलब ये टोटली वैल्यू होगा 10 प्लस 20, 10 प्लस इसका मतलब कि 30 बटा 3, 30 बटा 3, ये वैल्यू आएगा 10 माइक्रोफैराड। कितना माइक्रोफैराड, 10 माइक्रोफैराड। इसका आंसर समझ में आ गया। इसको भी बनाइए दूसरा नंबर। चलिए विद्यार्थी इसको लिख चुके हैं। अब हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे। अगला टॉपिक क्या है कि जैसे कोई संधारित्र है तो कह रहा है कि उसमें संचित स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक प्राप्त करें। किसी संधारित्र में संचित स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक प्राप्त करें एवं ऊर्जा घनत्व का भी व्यंजक प्राप्त करें। ऊर्जा घनत्व का भी व्यंजक प्राप्त करें। ये प्रश्न 5 अंक में बोर्ड में पूछा जाता है। बोर्ड में कई बार 5 अंक में पूछा गया है। इस प्रश्न को लिखिए, पहले लिखिए, देखिए किसी समांतर पट संधारित्र में संचित किसी समांतर पट संधारित्र में संचित स्थितिज ऊर्जा, किसी समांतर पट संधारित्र में संचित स्थितिज ऊर्जा एवं ऊर्जा घनत्व के लिए एवं संचित स्थितिज ऊर्जा एवं ऊर्जा घनत्व के लिए व्यंजक प्राप्त करें एवं ऊर्जा घनत्व के लिए व्यंजक प्राप्त करें एवं ऊर्जा घनत्व के लिए व्यंजक प्राप्त करें। लिख चुके? आइए इसको समझते हैं। ऊर्जा घनत्व के लिए व्यंजक प्राप्त करें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए देखिए, ध्यान दें। कह रहा है कि समांतर पट संधारित्र, तो विद्यार्थी समांतर पट संधारित्र में 2 प्लेट होते हैं, एक धन प्लेट और दूसरा ऋण प्लेट। ये वाला धन प्लेट है और ये वाला ऋण प्लेट। इनके बीच का डिस्टेंस d है। इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, d। अब क्या कर रहे हैं हम, इन दोनों प्लेटों को एक सेल से जोड़ रहे हैं। किससे जोड़ रहे हैं, एक सेल से कनेक्ट कर रहे हैं। जब सेल से कनेक्ट कर दिए और एक स्विच को लगा दिया, इस संधारित्र में संचित स्थिति ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त करना है। इसका कॉन्सेप्ट समझिए क्या है कि जैसे ये 2 प्लेट है, समानांतर 2 प्लेट है, तो 2 प्लेटों के मिलने से एक समांतर पट संधारित्र का निर्माण हुआ है, जिनके बीच का डिस्टेंस d है। जिनके बीच की दूरी कितना है, d। अब इन दोनों प्लेटों को एक सेल से कनेक्ट किया गया, एक सेल से जोड़ा गया, तो एक स्विच को लगा दिया। जैसे ही स्विच को ऑन करते हैं, तो इस सेल के द्वारा Q आवेश प्रवाहित होने लगता है। अब इस Q आवेश को इस धन प्लेट पर भेजना है। किस प्लेट पर भेजना है, धन प्लेट पर भेजना है। अब जब धन प्लेट पर भेजना है तो ये धनावेशित है, ये Q धनावेश है,
और ये भी धन आवेश। तो धन आवेश के बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। कौन सा बल कार्य करेगा? प्रतिकर्षण। लेकिन इस आवेश को हमको यहाँ पर पहुंचाना है, इस धन प्लेट पर पहुंचाना है। तो उस स्थिति में इस आवेश को पहुंचाने के लिए इस सेल के द्वारा बाह्य कार्य करना पड़ेगा। जैसे अगर आप किसी वस्तु पर बल लगा रहे हैं और वस्तु पर जितना बल वस्तु जैसे दो वस्तु है, समझिएगा इसको। जैसे ये दो वस्तु है और ये बल इधर लगा रहा है और ये बल इधर लगा रहा है एक दूसरे पर, लेकिन हम चाह रहे हैं कि कुल बल इधर लगे, अर्थात इस वस्तु को अपने स्थान से विस्थापित किया जाए इस डायरेक्शन में। लेकिन ये भी बल इधर लगा रहा है और ये भी बल इधर लगा रहा है, लेकिन दोनों का बल बराबर है, दोनों का बल। तो जब दोनों का बल बराबर होगा तो जो वस्तु आपस में जब टकराएंगे तो जहां होंगे वही स्थिर होंगे। उस स्थिति में इस वस्तु को इधर लाने के लिए इस वस्तु के द्वारा ज्यादा बाह्य बल इधर लगाना पड़ेगा, समझ रहा ना? अर्थात इस वस्तु के द्वारा कार्य करना पड़ेगा, इस वस्तु के द्वारा कार्य करना पड़ेगा, तभी न जाकर ये विस्थापित होगा। अर्थात विस्थापित होगा तो कार्य संपन्न होगा। विस्थापित होगा तो माने बिना वस्तु के विस्थापन के द्वारा कार्य संपन्न। जैसे ये कोई दीवार है, इस दीवार पर हम बल लगा रहे हैं और ये दीवार नहीं खिसक रहा है, इसका मतलब इन द सेंस ऑफ फिजिक्स हम कोई कार्य नहीं कर रहे, कोई कार्य। ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट है। यहाँ भी क्या कॉन्सेप्ट है कि ये धन आवेश तो इस पर उपस्थित है, लेकिन जैसे ही मैंने स्विच को ऑन किया तो इस क्यू आवेश को, इस संपूर्ण क्यू आवेश को इस धन प्लेट पर पहुंचाना है। तो ये धन आवेश इस धन आवेश को प्रतिकर्षित करेगा, कहेगा कि नहीं आप मत आइए मेरे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? लेकिन इसको पहुंचाना है यहाँ। उस स्थिति में ये सेल जो है इस आवेश को पहुंचाने में कार्य करेगा, बाह्य बल लगाएगा। कैसा बल लगाएगा? अर्थात कार्य करेगा। तो जितना ये सेल कार्य करेगा, जितना ये सेल कार्य करेगा उतना ही स्थिति ऊर्जा इस संधारित्र के अंदर संचित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जिसके लिए व्यंजक प्राप्त करना है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? बोलिए फिर से एक बार समझ लीजिए। जब दोनों प्लेटों को किसी सेल के द्वारा जोड़ते हैं तब उस स्थिति में क्यू धन आवेश को धन प्लेट पर पहुंचाने के लिए सेल के द्वारा बाह्य कार्य करना पड़ता है, और यही बाह्य कार्य इस संधारित्र के अंदर स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, जिसके लिए व्यंजक प्राप्त करना है। स्पष्ट हो गया? बोलिए। अब ध्यान दीजिए, तो क्या एक ही बार में ये क्यू धन आवेश चला जाएगा? एक ही बार में तो नहीं जाएगा। मान लेते हैं कि सूक्ष्म आवेश क्यू डी क्यू जा रहा है। कितना जा रहा है? डी क्यू हो जा रहा है, लेकिन भेजना कितना है? क्यू आवेश। कितना आवेश भेजना है? तो सूक्ष्म आवेश जब जा रहा है तो कार्य भी तो सूक्ष्म होगा, बाहरी कार्य होगा, लेकिन कार्य भी कैसा होगा? सूक्ष्म कार्य होगा। तो जितना कार्य करेंगे उतना ही स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा, उतना ही स्थितिज ऊर्जा के रूप में। अर्थात अगर हम कार्य का वैल्यू ज्ञात कर दें, कार्य का मान ज्ञात कर दे तो स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त हो जाएगा। समझ में आ गया बात? बोलिए। अब ध्यान दें, तो हम कार्य कैसे ज्ञात करेंगे? कार्य बराबर हम जानते हैं कि चूंकि V बराबर W बटा Q होता है। विद्युत विभव बराबर कार्य बटा आवेश, कार्य बटा आवेश होता है। अब हम यहां से थोड़ा सा लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। यहां से लिखेंगे सूक्ष्म रूप में। किस रूप में? सूक्ष्म रूप में। तो सूक्ष्म रूप में लिखने के लिए विद्यार्थी डी लगाते हैं, ऊपर नीचे क्या लगाते हैं? डी लगाते हैं। तो लिखेंगे V बराबर डी डब्ल्यू बटा डी क्यू, डी बराबर डी डब्ल्यू बटा डी क्यू। ये होगा ना, ये वाला भाग में इधर जाएगा तो गुना लगेगा, तो लिखेंगे इसीलिए डी डब्ल्यू बराबर डी इंटू डी क्यू, डी इंटू। अब देखिए, अब दोनों तरफ डी, दोनों तरफ क्या है? तो सूक्ष्म रूप में लिखने के लिए तो डी लगा दिया ऊपर नीचे, क्योंकि दोनों तरफ डी है तो डी को हटाने के लिए समाकलन करते हैं। क्या करते हैं? इंटीग्रेशन करते हैं। मैथ में इंटीग्रेशन पढ़ाई हुआ कि नहीं हुआ ना? कोई बात नहीं, ठीक है, थोड़ा बहुत दिक्कत होगा, ठीक है। देखिए मैथ की वजह से फिजिक्स काफी दिक्कत होगा। तो दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे। समझ रहा है? फिर आगे हल करेंगे, जो वैल्यू आएगा वही विद्यार्थी कार्य का वैल्यू होगा,
और जो कार्य का वैल्यू होगा वही स्थितिज ऊर्जा का मान होगा। क्लियर है? एक काम कीजिए, आप लोग पहले फिगर बनाइए, फिर हम लोग लैंग्वेज लिखेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। फिगर बनाइए पहले। फिगर को बना चुके हैं। चलिए इसका लैंग्वेज लिखिए। लैंग्वेज लिखिए, 5-7 लाइन लैंग्वेज लेगा। लिखिए लिखिए। माना कि एक समांतर पट संधारित्र है। माना कि एक समांतर पट संधारित्र है जिसे समांतर पट संधारित्र है जिसे एक सेल के द्वारा जोड़ा गया है। 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 जैसे ही स्विच को ऑन किया जाता है, जैसे ही स्विच को ऑन किया जाता है तो जैसे ही स्विच को ऑन किया जाता है तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे व्हीटस्टोन सेतु पे प्रश्न। कल हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज विधि पढ़े थे कि व्हीटस्टोन ब्रिज विधि में 5 संधारित्र होते हैं, जिनमें से 4 संधारित्रों को मिलाकर एक समचतुर्भुज की आकृति प्रदान किया गया होता है और 5वें संधारित्र को उसके विकर्ण में रखा जाता है, पहले विकर्ण या किसी दूसरे विकर्ण में। ठीक, आज हम लोग विद्यार्थी से प्रश्न करेंगे। चलिए क्वेश्चन लिखिए। लिखिए प्रश्न को। चित्र को देखकर ए और बी के बीच, चित्र को देखकर ए और बी के बीच समतुल्य धारिता ज्ञात करें। ए और बी के बीच समतुल्य धारिता ज्ञात करें। लिख चुके हैं? चलिए मेरे साथ प्रश्न को लिखिएगा। प्रश्न ये, फिगर है। ये बी बिंदु है, ये ए बिंदु है। ये दिया 10 माइक्रोफैराड, ये दिया 20 माइक्रोफैराड, ये 15 माइक्रोफैराड। 15 नहीं कीजिए, इसको 30 माइक्रोफैराड लिखिए, इसको 15 माइक्रोफैराड, ये 10 माइक्रोफैराड। ऐसा है। देखिए बोर्ड पर यही प्रश्न है। तो इसमें कितने संधारित्र है? सबसे पहले हम देखेंगे कितने संधारित्र है। 1 2 3 4 और 5 है ना। अब 5 संधारित्र है इसका मतलब, और इसमें से 4 को मिलाकर एक समचतुर्भुज की आकृति प्रदान किया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि ये व्हीटस्टोन सेतु से बनाया जा सकता है। अब उस विधि से बनेगा कि नहीं बनेगा ये डिपेंड करेगा कंडीशन पे। जो हम लोगों ने कंडीशन कल हम लोगों ने सीखा था कि जो तिरछा तिरछी गुना करने पर बराबर हो जा रहा था। क्या हो जा रहा था? बराबर हो जा रहा था। तो उस स्थिति में हम व्हीटस्टोन ब्रिज विधि अप्लाई करेंगे। अगर बराबर नहीं होगा, अगर बराबर, तब ये विधि अप्लाई नहीं होगा। तो सबसे पहले तो चेक करना पड़ेगा कि वो बराबर है कि नहीं है। देखिए पहले इसमें इससे गुणा कीजिए, इसमें ऐसे तिरछा तिरछी गुणा करेंगे, फिर इसमें इससे करेंगे, गुणा कीजिए। तो 10 गुने 30 लिखेंगे कि चूंकि 10 गुने 30 बराबर में 300 माइक्रोफैराड। ये ना रहा है, ये वाला आ रहा है 300 आ रहा है। अच्छा अब देखिए
पुनः लिखेंगे, अब इसमें इसमें गुणा करेंगे 15 में 20 से, 15 गुने 20 बराबर में फिर कितना होगा 300। इसका मतलब कि दोनों इक्वल है, दोनों क्या है जब इक्वल है तो इस स्थिति में हम इस 10 माइक्रोफैराड को क्या करेंगे हटा देंगे। क्या करेंगे हटा देंगे। कल वाला जो प्रश्न किए थे, कल वाला जो प्रश्न हम लोगों ने किया था वो लघु पठन विधि वाला जो 5 संधारित्र था, उस संधारित्र उस सवाल को इस मेथड से भी किया जाता है, समझ रहे हैं ना। इस सवाल को इस मेथड भी टेस्ट एंड ब्रिज विधि से भी किया जाता है। कई मेथड है सवाल बनाने का। देखिए तो ये दोनों बराबर हो गया, इसका मतलब 10 माइक्रोफैराड के इसमें कोई काज नहीं है। अब कुछ फिगर इसी प्रकार से होगा, इसीलिए अब फिगर ऐसा हो जाएगा। ऐसा हो जाएगा फिगर, ये वाला बी बिंदु है और ये वाला ए बिंदु, ये वाला ए बिंदु। अब इसको बोलते हैं कि ये 10 माइक्रोफैराड है, ये 20 माइक्रोफैराड है और ये विद्यार्थी 30 माइक्रोफैराड है और ये वाला 15 माइक्रोफैराड है। अब क्या करेंगे, याद कीजिए कल का क्लास, इन दोनों को ऐसे यहाँ से ऐसे कट करते हैं, ऐसे जब छोड़ा के ऐसे ऐसे खींचेंगे तो ये 10 माइक्रोफैराड और ये 20 माइक्रोफैराड वाला ये एक ही लाइन होगा। किस लाइन होगा जब एक ही लाइन होगा, इसका मतलब कि श्रेणी क्रम होगा। तो इन दोनों को पहले श्रेणी क्रम में हल करेंगे, एक में बदल जाएगा। उसके बाद फिर अगर इसको यहाँ से कट करते हैं, इसको यहाँ से कट करते हैं, इसको पकड़ के ऐसे खींचते हैं, इसको पकड़ के ऐसे खींचते हैं, तो फिर ये 15 और 30 वाला दोनों एक ही लाइन में आ जाएगा। इसका मतलब कि ये दोनों भी श्रेणी क्रम हो जाएंगे, ये दोनों भी किस क्रम हो जाएंगे श्रेणी क्रम हो जाएंगे। तो इसका मतलब कि पहले इन दोनों को भी श्रेणी क्रम में हल करना पड़ेगा, फिर एक में बदलेगा और तब ये वाला नीचे आएगा और ये वाला ऊपर आएगा, तब दोनों समांतर क्रम हो जाएंगे। तब दोनों किस क्रम में समान। समझ में आ गया। इतना बनाइए फिगर बनाकर फिर बताते हैं। चलिए इतना बना चुके हैं ना, आइए समझाने इसको। अब देखिए ये वाला किस क्रम में हो जाएगा, ये 10 और 20 वाला ये दोनों श्रेणी क्रम होंगे। फिर उसके बाद ये वाला दोनों श्रेणी क्रम होगा। इसको हल करते हैं, देखिए कैसे। देखिए ध्यान दीजिएगा, देखिए ये दोनों जब एक में बदलेगा तो कुछ ऐसा, ये कुछ इस प्रकार से है। ये बी बिंदु है और ये वाला ए बिंदु है। इसको जब हल करेंगे तो दो श्रेणी क्रम है ना, तो श्रेणी क्रम में डायरेक्ट सूत्र कितना होता है C1 गुणे C2 बटा C1 प्लस C2। क्या याद है ना, याद कीजिए, ठीक है। तो लिखेंगे इसको C1 के जगह 10 इंटू में C2 के जगह पर 20 और बटा में 10 और 20 30, ये ना होगा। अच्छा इसको हल करेंगे तब 15 गुने 30, 15 गुने 30 बटा में 45, बटा में इसको हल कीजिए ना, 15 3 45 और ये 10 बार और ये देखिए तो 3, इसका मतलब 20 बटा 3 होगा। अब ये दोनों किस क्रम हो जाएंगे समांतर हो जाएंगे ना। अब इसको डायरेक्ट हल करेंगे ना, डायरेक्ट जोड़ देंगे। डायरेक्ट क्या करेंगे जोड़ देंगे। देखिए कैसे हो जाएगा, इसलिए लिखेंगे CAB बराबर लिखेंगे C1 प्लस C1 प्लस C1 प्लस C2 किस क्रम के लिए लिखते हैं समांतर क्रम, इस क्रम के लिए समांतर क्रम। तो C1 का वैल्यू है 20 बटा 3, 20 बटा 3 और प्लस C2 का वैल्यू कितना 10, ये हो जाएगा आपको लगता है 20 और 30 50 बटा में कितना 3 माइक्रो। क्या इतना समझ में आया, बोलिए आगे सुनिए। चलिए चलिए इसको लिख चुके हैं ना जी है। अगला प्रश्न एक और फिगर
फिगर समझ लीजिए, थोड़ा फिगर उस रूप में ना देकर दूसरे रूप में दे देगा तब भी समझना है। जैसे 2 नंबर प्रश्न कर लीजिएगा। ये प्रश्न कुछ इस प्रकार से देखिए, ऐसे दिया है, ऐसे दिया है और ये फिगर ऐसे ऐसे, और ये कह रहा है कि ये बिंदु है और ये वाला बिंदु। ये कह रहा है कि 5 माइक्रोफैराड है, ये 10 माइक्रोफैराड है और ये 20 माइक्रोफैराड है और ये भी 10 माइक्रोफैराड है और ये 16 माइक्रोफैराड है। ऐसा प्रश्न था ये दूसरा नंबर प्रश्न। तो इसमें भी कितने संधारित्र है? 5। कितने संधारित्र है? 5। जब भी 5 का केस आएगा बंद परिपथ में, बंद डायग्राम में, नहीं कहीं से पता नहीं चलेगा कि खुला है, और आयत में हो, वर्ग में हो, चतुर्भुज में हो, समांतर चतुर्भुज समझा रहा है। तो इस स्थिति में 5 जब भी आएगा तो हम व्हीटस्टोन ब्रिज विधि पर सोचेंगे कि क्या ब्रिज विधि अप्लाई होगा कि नहीं होगा। समझ रहे हैं? इस तरह का प्रश्न ऑब्जेक्टिव में भी आता है। तो सबसे पहले वही काम कि ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब तिरछा तिरछी गुणा करना है। इन दोनों में गुणा कीजिए, ये देखिए तो 20 पचे 100, ये भी 20 पचे 100 बराबर हो रहा है ना। इसका मतलब इसको नेगलेक्ट करेंगे। समझ में आ रहा है? चलिए तो अब फिगर कैसा होगा, आप देखिए अब फिगर कुछ ऐसा हो जाएगा। अब फिगर कुछ ऐसा हो जाएगा, ये बी बिंदु है, ये बी बिंदु, ये हो जाएगा 5 माइक्रोफैराड और ये हो जाएगा 10 माइक्रोफैराड और ये हो जाएगा 20 माइक्रोफैराड और ये हो जाएगा 10 माइक्रोफैराड, होगा ना। अब ये दोनों श्रेणी में होगा। तो अब कुछ फिगर इस रूप का होगा, देखिए ये बी बिंदु होगा और ये वाला ए बिंदु होगा, ये 20 माइक्रोफैराड था। अब देखिए इसको हल किए, दोनों श्रेणी में है ना, तो श्रेणी में है तो इन दोनों के C1 गुणे C2 बटा C1 प्लस C2। C1 की जगह है 5 इंटू C2 की जगह है 10 और बटा में 5 प्लस 10 15 होगा। इसके लिए होगा 10 गुणे 20, 10 गुणे 20 और बटा में होगा 10 20 30 10 होगा। ये देखिए कट जाएगा, ये 3 वाला और ये वाला भी कटेगा, 0 से 0 कट जाएगा। यहाँ बचेगा 10 बटा 3, इसके लिए 10 बटा 3 और इसके लिए 20 बटा 3, ये होगा ना। तो उस स्थिति में अब इसीलिए लिखेंगे CAB बराबर कितना बराबर, CAB बराबर C1 प्लस C2, C1 प्लस C1 का वैल्यू होगा 10 बटा 3 प्लस में ये 20 बटा 3। इसका मतलब ये टोटली वैल्यू होगा 10 प्लस 20, 10 प्लस इसका मतलब कि 30 बटा 3, 30 बटा 3, ये वैल्यू आएगा 10 माइक्रोफैराड। कितना माइक्रोफैराड? 10 माइक्रोफैराड इसका आंसर। समझना गया? इसको भी बनाइए दूसरा नंबर। चलिए विद्यार्थी इसको लिख चुके हैं। अब हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे। अगला टॉपिक क्या है कि जैसे कोई संधारित्र है तो कह रहा है कि उसमें संचित स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक प्राप्त करें। किसी संधारित्र में संचित स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक प्राप्त करें एवं ऊर्जा घनत्व का भी व्यंजक प्राप्त करें। ऊर्जा घनत्व का भी व्यंजक प्राप्त करें। ये प्रश्न 5 अंक में बोर्ड में पूछा जाता है। बोर्ड में कई बार 5 अंक में पूछा गया है। इस प्रश्न को लिखिए, पहले लिखिए, देखिए किसी समांतर पट संधारित्र, किसी समांतर पट संधारित्र में संचित, किसी समांतर पट संधारित्र में संचित स्थितिज ऊर्जा, किसी समांतर पट संधारित्र में संचित स्थितिज ऊर्जा एवं ऊर्जा घनत्व के लिए, एवं संचित स्थितिज ऊर्जा एवं ऊर्जा घनत्व के लिए व्यंजक प्राप्त करें, एवं ऊर्जा घनत्व के लिए व्यंजक प्राप्त करें, एवं ऊर्जा घनत्व के लिए व्यंजक प्राप्त करें।
देख चुके हैं। आइए इसको समझते हैं। ऊर्जा घनत्व, ऊर्जा घनत्व के लिए व्यंजक प्राप्त करें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए देखिए, ध्यान दें। कह रहा है कि समांतर पट संधारित्र। तो विद्यार्थी, समांतर पट संधारित्र में दो प्लेट होते हैं, एक धन प्लेट और दूसरा ऋण प्लेट। ये वाला धन प्लेट है और ये वाला ऋण प्लेट। इनके बीच का डिस्टेंस d है। इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? d। अब क्या कर रहे हैं? इन दोनों प्लेटों को एक सेल से जोड़ रहे हैं। किससे जोड़ रहे हैं? एक सेल से कनेक्ट कर रहे हैं। जब सेल से कनेक्ट कर दिए और एक स्विच को लगा दिया, इस संधारित्र में संचित स्थिति ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त करना है। इसका कॉन्सेप्ट समझिए क्या है कि जैसे ये दो प्लेट है, समानांतर दो प्लेट है, तो दो प्लेटों के मिलने से एक समांतर पट संधारित्र का निर्माण हुआ है, जिनके बीच का डिस्टेंस d है। जिनके बीच की दूरी कितना है? d। अब इन दोनों प्लेटों को एक सेल से कनेक्ट किया गया, एक सेल से जोड़ा गया, एक स्विच को लगा दिया। जैसे ही स्विच को ऑन करते हैं, जैसे ही स्विच को ऑन करते हैं, तो इस सेल के द्वारा Q आवेश प्रवाहित होने लगता है। Q आवेश प्रवाहित होने लगता है। अब इस आवेश को, इस Q आवेश को इस धन प्लेट पर भेजना है। किस प्लेट पर भेजना है? धन प्लेट पर भेजना है। अब जब धन प्लेट पर भेजना है तो ये धन आवेशित है, ये Q धन आवेश है और ये भी धन आवेश है। तो धन आवेश के बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। कौन सा बल कार्य करेगा? प्रतिकर्षण। लेकिन इस आवेश को हमको यहाँ पर पहुंचाना है, इस धन प्लेट पर पहुंचाना है। तो उस स्थिति में इस आवेश को पहुंचाने के लिए इस सेल के द्वारा बाह्य कार्य करना पड़ेगा। जैसे अगर आप किसी वस्तु पर बल लगा रहे हैं और वस्तु पर जितना बल वस्तु, जैसे दो वस्तु है, समझिएगा इसको। जैसे ये दो वस्तु है और ये बल इधर लगा रहा है और ये बल इधर लगा रहा है एक दूसरे पर, लेकिन हम चाह रहे हैं कि कुल बल इधर लगे, अर्थात इस वस्तु को अपने स्थान से विस्थापित किया जाए इस डायरेक्शन में। लेकिन ये भी बल इधर लगा रहा है और ये भी बल इधर लगा रहा है, लेकिन दोनों का बल बराबर है। दोनों का बल, तो जब दोनों का बल बराबर होगा तो जो वस्तु आपस में जब टकराएंगे तो जहां होंगे वहीं स्थिर होंगे। उस स्थिति में इस वस्तु को इधर लाने के लिए इस वस्तु के द्वारा ज्यादा बाह्य बल इधर लगाना पड़ेगा। समझा रहा ना? अर्थात इस वस्तु के द्वारा कार्य करना पड़ेगा, इस वस्तु के द्वारा कार्य करना पड़ेगा, तभी न जाकर ये विस्थापित होगा। अर्थात विस्थापित होगा तो कार्य संपन्न होगा। विस्थापित होगा तो यानी बिना वस्तु के विस्थापन के द्वारा कार्य संपन्न। जैसे ये कोई दीवार है, इस दीवार पर हम बल लगा रहे हैं और ये दीवार नहीं खिसक रहा है, इसका मतलब इन द सेंस ऑफ फिजिक्स हम कोई कार्य नहीं कर रहे, कोई कार्य। ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट है। यहाँ भी क्या कॉन्सेप्ट है कि ये धन आवेश तो इस पर उपस्थित है, लेकिन जैसे ही मैंने स्विच को ऑन किया तो इस Q आवेश को, इस संपूर्ण Q आवेश को इस धन प्लेट पर पहुंचाना है। तो ये धन आवेश इस धन आवेश को प्रतिकर्षित करेगा, कहेगा कि नहीं आप मत आइए मेरे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? लेकिन इसको पहुंचाना है यहाँ। उस स्थिति में ये सेल जो है इस आवेश को पहुंचाने में कार्य करेगा, बाह्य बल लगाएगा। कैसा बल लगाएगा? अर्थात कार्य करेगा। तो जितना ये सेल कार्य करेगा, जितना ये सेल कार्य करेगा, उतना ही स्थितिज ऊर्जा इस संधारित्र के अंदर संचित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जिसके लिए व्यंजक प्राप्त करना है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? बोलिए फिर से एक बार समझ लीजिए। जब दोनों प्लेटों को किसी सेल के द्वारा जोड़ते हैं तब उस स्थिति में Q धन आवेश को धन प्लेट पर पहुंचाने के लिए सेल के द्वारा बाह्य कार्य करना पड़ता है, और यही बाह्य कार्य इस संधारित्र के अंदर स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, जिसके लिए व्यंजक प्राप्त करना है। स्पष्ट हो गया? बोलिए। अब ध्यान दीजिए, तो क्या एक ही बार में ये Q धन आवेश चला जाएगा? एक ही बार में तो नहीं जाएगा। मान लेते हैं कि सूक्ष्म आवेश dq जा रहा है। कितना जा रहा है? dq जा रहा है, लेकिन भेजना कितना है? Q आवेश
कितना समझ रहा है? तो सूक्ष्म आवेश जब जा रहा है तो कार्य भी तो सूक्ष्म होगा, बाहरी कार्य होगा, लेकिन कार्य भी कैसा होगा? सूक्ष्म कार्य होगा। तो जितना कार्य करेंगे उतना ही स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा, उतना ही स्थिति ऊर्जा के रूप में। अर्थात अगर हम कार्य का वैल्यू ज्ञात कर दें, कार्य का मान ज्ञात कर दे, तो स्थिति ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त हो जाएगा। समझ में आ गया बात? बोलिए। अब ध्यान देना, तो हम कार्य कैसे ज्ञात करेंगे? कार्य बराबर हम जानते हैं कि चूंकि V बराबर W बटा Q होता है, विद्युत विभव बराबर कार्य बटा आवेश, कार्य बटा आवेश होता है। अब हम यहां से थोड़ा सा लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, यहां से लिखेंगे सूक्ष्म रूप में। किस रूप में? सूक्ष्म रूप में। तो सूक्ष्म रूप में लिखने के लिए विद्यार्थी डी लगाते हैं, ऊपर नीचे क्या लगाते हैं? डी लगाते हैं। तो लिखेंगे V बराबर डी डब्ल्यू बटा डी क्यू, V बराबर डी डब्ल्यू बटा डी क्यू। ये होगा ना, ये वाला भाग में इधर जाएगा तो गुणा में, तो लिखेंगे इसीलिए डी डब्ल्यू बराबर V इंटू डी क्यू, V इंटू। अब देखिए, अब दोनों तरफ डी, दोनों तरफ क्या है? तो सूक्ष्म रूप में लिखने के लिए तो डी लगा दिए ऊपर नीचे, क्योंकि दोनों तरफ डी है तो डी को हटाने के लिए समाकलन करते हैं। क्या करते हैं? इंटीग्रेशन करते हैं। मैथ में इंटीग्रेशन पढ़ाई हुआ कि नहीं हुआ ना? कोई बात नहीं, ठीक है, थोड़ा बहुत दिक्कत होगा, ठीक है। देखिए, मैथ की वजह से फिजिक्स काफी दिक्कत होगा। तो दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे, समझ रहा है? फिर आगे हल करेंगे, जो वैल्यू आएगा वही विद्यार्थी कार्य का वैल्यू होगा, और जो कार्य का वैल्यू होगा वही स्थिति ऊर्जा का मान होगा। क्लियर है? एक काम कीजिए, आप लोग पहले फिगर बनाइए, फिर हम लोग लैंग्वेज लिखेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। फिगर बनाइए। फिगर को बना चुके हैं, चलिए इसका लैंग्वेज लिखिए। लैंग्वेज लिखिए, 5-7 लाइन लैंग्वेज होगा, लिखिए। लिखिए, माना कि एक समांतर पट संधारित्र है, माना कि एक समांतर पट संधारित्र है, जिसे समांतर पट संधारित्र है, जिसे एक सेल के द्वारा जोड़ा गया 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 है। जैसे ही स्विच को ऑन किया जाता है, जैसे ही स्विच को ऑन किया जाता है, तो जैसे ही स्विच को ऑन किया जाता है तो